नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए मधुर। आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज दोस्तों हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में कि जो इनकम आप रेंटल इनकम से कमाते हो या बिल्डिंग को रेंट पे देके कमाते हो, उस केस में वो कैसे टैक्सेबल होती है और अगर आप उस बिल्डिंग पे इनकम टैक्स में से छूट लेना चाहते हो, तो वो मैक्सिमम कैसे ले सकते हो? इस छूट में मैं जो अगर आपने उस पे लोन ले रखा है, उस पे कैसे छूट ले सकते हो, वो कवर करूँगा। इंटरेस्ट भरते हो, उस पे कैसे ले सकते हो, वो कवर करूँगा और अगर आपकी खुद की बिल्डिंग है, उस पे कैसे आप इन इन हाउस प्रॉपर्टी में ही छूट ले सकते हो, वो भी कवर करूँगा। तो दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या होती है? यहाँ से मैं आज शुरू करता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है दोस्तों, अगर आपने कोई भी बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, कोई भी बिल्डिंग रेंट पे दे रही है, मतलब यानी कि अगर आपके पास कोई गोडाउन है, आपने वो रेंट पे दे रखा है। अगर आपके पास कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है, वो रेंट पे दे रखा है। कोई हाउस पड़ा है आपके पास खाली, वो आपने रेंट पे दे रखा है, या कोई फार्म हाउस है जिसमें बिल्डिंग मेन कंडीशन है, वो है, यानी कि मतलब आप वो एक लैंड प्लस बिल्डिंग का मिक्सचर है, तो वो भी दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी इनकम में ही आएगी। उस केस में दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी इनकम हम लेते हैं। तो दोस्तों उसमें कंडीशन क्या है? दोस्तों उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है टैक्सेबिलिटी की, आप उसके ओनर होने चाहिए, आपका ही उस पे हक होना चाहिए, आप इससे इनकम कमाओगे तो ही दोस्तों वो आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम बनेगी। अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम है, आप उसके लीगल ओनर हो, पर आप पैसा किसी और के खाते में ले जाते हो या किसी और के लिवाते हो, तो फिर भी दोस्तों वो आपकी ही इनकम टैक्सेबल होगी, किसी और के नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें रेंट क्या होता है? रेंट होता है दोस्तों जो आप उसमें भाड़ा में कमाते हो, किराया कमाते हो, वो उसे हम दोस्तों कहते हैं रेंट। तो वो रेंटल इनकम हम टोटल कर लेंगे और टोटल करके हम उसकी रेंटल इनकम निकाल लेंगे और उस पर टैक्स निकालेंगे। तो दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूँ कि इसको हम निकालेंगे कैसे। अगर आपके पास कई सारी बिल्डिंग है, तो क्या सभी बिल्डिंग पे आपको रेंट भरना पड़ेगा? हाँ दोस्तों, आपको सभी बिल्डिंग पे रेंट भरना पड़ेगा उस केस में। आप सोचोगे कि मैंने तो कोई बिल्डिंग रेंट पे ही नहीं दी, फिर उस पे मैं इनकम टैक्स क्यों भरूँ? नहीं दोस्तों, इनकम टैक्स इस प्रावधान को लेके चलता है कि अगर आपके पास कोई खाली बिल्डिंग पड़ी है, तो आपको उस पे रेंट भरना पड़ेगा। तो फिर इस पे रेंट की कैलकुलेशन कैसे होगी? रेंट ही नहीं आ रहा तो? तो दोस्तों उस केस में रेंट की कैलकुलेशन होती है एक्सपेक्टेड रेंट के साथ। यानी कि अगर आप बिल्डिंग किराए पे देते तो कितना मार्केट से रेंट आता, या फिर म्युनिसिपल रेंट वैल्यू होती है दोस्तों की, जिसपे म्युनिसिपल वाले लोग अपने टैक्स लगाते हैं, उसके उस वैल्यू पर दोस्तों आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा उसमें। तो दोस्तों आप सोचोगे कि इसमें क्या कोई छूट है, मेरी तो कई सारी बिल्डिंग है। हाँ दोस्तों, आप दो बिल्डिंग पे तो छूट ले सकते हो। पहली तो वही बिल्डिंग दोस्तों जिसपे आप रहते हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से आप रहते हो, तो ना रेंट आता ना आप रेंट देते, तो उसको तो आपको कौन टैक्सेबल कर सकता है दोस्तों? वो आपकी छूट है। दूसरा दूसरी बिल्डिंग भी दोस्तों आप छूट ले सकते हो। अगर आप कहते हो कि मेरे पास कोई फार्म हाउस है, कोई अल्टरनेटिव बिल्डिंग है दोस्तों, और उस पे मैं अक्सर रहता हूँ, ज़्यादा टाइम तो नहीं रहता, या मैं कोई फैमिली मेंबर रहता है, तो दोस्तों अगर आप उसके ओनर हो, तो आप ये भी कह सकते हो कि दूसरी बिल्डिंग भी मैंने ऑक्यूपाई कर रखी है। तो भी दोस्तों फिर आप उस पे रेंट नहीं भरना दोस्तों। या फिर दोस्तों आप ऐसी बिल्डिंग भी हो सकती है जो आपकी खुद की है और आप उसमें बिज़नेस कर रहे हो, तो भी दोस्तों फिर उसको आपको हाउस प्रॉपर्टी में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बिज़नेस इनकम में आएगी, उससे आप बिज़नेस इनकम कमा रहे हो, तो इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि इस टैक्स को निकाला कैसे जाए? दोस्तों सबसे पहले हम रेंट निकाल लेते हैं, कितना आपने रेंट भरा है। सारा रेंट निकालने के बाद दोस्तों आप कहते हो कि मेरे पास तो 7 महीने का रेंट आया, चाहे 50 जा रहा है या 60 जा रहा है, और 4 महीने तो दोस्तों मेरा भाड़े पे ही नहीं चला, 4 महीने या 5 महीने। तो दोस्तों 5 महीने का आप सोचोगे मुझे एक्सपेक्टेड रेंट भरना पड़ जाएगा, अब तो कहीं खाली रही है। नहीं दोस्तों, उस केस में आप कह सकते हो कि 5 महीने मेरा घर तो वेकेंट था, मैंने आपको कोशिश करनी पड़ेगी उसे रेंट पे चढ़ाने की। अगर वो रेंट पे नहीं चढ़ता, तो आप दोस्तों उस केस में जो वेकेंट का आपको लॉस हुआ है, वो आप टोटल रेंट इनकम जो भी मैक्सिमम है आपकी, उसमें से लेस कर लो। आप उसका लॉस तो कम से कम ले ही सकते हो। तो दोस्तों आपने रेंट निकाल लिया, एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लिया, उसके बाद तो और क्या छूट मिलेगी? मेरे तो बहुत सारे खर्चे भी होते हैं इसमें। कोई किराएदार बोल दे जी पानी नहीं आ रहा, मोटर लगवा दो, ये किराएदार के पेंट करवा दो, या 100 खर्चे हो जाते हैं, तो क्या मुझे उसकी भी छूट मिलेगी? हाँ दोस्तों, आपकी छूट मिलेगी। आपको 30% इनकम टैक्स फ्लैट डिडक्शन देता है उस केस में। यानी कि जो भी आपने रेंट लिया है, उसमें 30% सीधा वो इंटरेस्ट आपके आए हुए खर्चों के नाम पे ही दे देता है आपको। आप सीधा 30% लेस कीजिए और जो भी आपने खर्चा किया उससे उसको पूरा क्लेम कीजिए। उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी दोस्तों, अगर आपका उससे ज़्यादा खर्चा है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। 30% मुझे लग रहा है एक्यूरेट है इतना खर्चा क्लेम करने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात आती है, अगर आपने उसमें म्युनिसिपल टैक्स भरा, आप कहते हो यार मैंने तो म्युनिसिपल टैक्स भरा है, म्युनिसिपल को पैसे देने पड़ते हैं, किराएदार नहीं भरता, मैंने भरी है। अगर दोस्तों अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स सचमुच भरा है, आपके पास रिसिप्ट है, तो दोस्तों वो भी आप किराए से छूट लेके इनकम टैक्स में उसको एग्जम्प्ट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आपकी इनकम टैक्स में रेंट इनकम बन गई।
तो दूसरा दोस्तों फिर बात आती है आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी कोई छूट मिलेगी क्या? हाँ दोस्तों, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में भी छूट मिल जाती है। अगर आप कहते हो कि मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को लोन पे लेकर बनाया है, खरीदी है, बनाया है, या किसी भी तरीके से उसे रिकंस्ट्रक्ट की है, तो दोस्तों अगर आप उस पे इंटरेस्ट भर रहे हो, तो दोस्तों आप उसको डिडक्ट क्लेम कर सकते हो अपनी और रेंटल इनकम से। पर उसमें कंडीशन ये है दोस्तों कि आपको वो प्रॉपर्टी कम से कम 5 साल में फुली कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, अगर आप उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। जिस साल लोन लिया उसके 5 साल के अंदर आप उसे पूरा बना लीजिए, तो आपको दोस्तों उसमें इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी। दोस्तों इंटरेस्ट की छूट आप उसमें पूरी ले सकते हैं। तो दोस्तों बात आती है इंटरेस्ट में आप उसमें कितनी छूट ले सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्ट भर रहे हो, तो उसमें करंट में भर रहे हो इंटरेस्ट, तो दोस्तों मैक्सिमम डिडक्शन जो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की ले सकते हो वो है 2 लाख। यानी कि सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में 2 लाख रुपए ही आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी, उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते उसको दोस्तों। तो आप बात करोगे दोस्तों मेरा तो इंटरेस्ट पहले का बन रहा है, घर बनने से पहले का है, तो उसमें भी क्या इंटरेस्ट में छूट लूँ? वो तो मैं भर चुका, करंट पे तो मैंने भरी ही नहीं। हाँ दोस्तों, उस पे भी आप छूट ले सकते हो। जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई या आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, तो उसी साल से 5 साल तक दोस्तों, 5 साल तक इक्वल डिडक्शन आप इंटरेस्ट में ले सकते हो। पर दोस्तों इसमें ओवरऑल कैप आपकी 2 लाख ही रहेगी। तो दूसरी बात ये आती है दोस्तों कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, पर आपने उसे रिपेयर करवाया, छोटा मोटा कोई खर्चा हो जाता है, छोटा टूट फूट हुई है, पर कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं हुआ, तो क्या उसमें भी आपको छूट मिलेगी? हाँ दोस्तों, उस केस में भी आपको छूट मिल जाएगी। पर दोस्तों याद रखना, उसमें आप बस 30,000 रुपये छूट ले सकते हो, उससे ज्यादा आप उसमें छूट नहीं ले सकते। तो दोस्तों मैंने आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में कैसे आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हो वो बताया। अब दूसरी बात आती है किराए की इनकम में दोस्तों, अगर आपने लोन पे ले रखी है तो उस पे भी क्या लिमिट है 2 लाख की? नहीं दोस्तों, उस पे लिमिट नहीं है 2 लाख। उस केस में आप मैक्सिमम जितना भी आपने इंटरेस्ट भरा है वो आप ले लीजिए, उस पे हाउस होल्ड इनकम में कोई भी लिमिट नहीं है। ओवरऑल लिमिट कुछ नहीं है दोस्तों, किराए के घर पे आप पूरी लीजिए, क्योंकि वो आप किराए की इनकम भी इसमें टैक्सेबल कर रहे हो, तो उस पे कोई दोस्तों छूट नहीं है। पर दोस्तों इसमें दिक्कत तब आती है जब ओवरऑल हम छूट निकालते हैं। ओवरऑल छूट यानी कि अगर आप सेट ऑफ करने जाओ उस इनकम को, तो दोस्तों आप 2 लाख तक ही कर सकते हो उस साल। मतलब अगर आपके पास 4 लाख का नुकसान आता है हाउस होल्ड इनकम में, तो आप और इनकम के चाहे आपकी बिजनेस इनकम हो, अगर सोर्स इनकम हो, तो 2 लाख तक ही आप उसे डिडक्ट कर सकते हो। बाकी जो भी आपका लॉस है उसे 8 साल तक कैरी कीजिए और आगे के इनकम में सेट ऑफ कीजिए, इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है। दोस्तों अब बात आती है कि क्या हम अगर 2 जने मिलकर वो प्रॉपर्टी रखते हैं, तो क्या उसमें दोनों को अलग छूट मिलेगी या एक ही जने को छूट मिलेगी? नहीं दोस्तों, उस केस में दोनों प्रॉपर्टी की हम इनकम डिवाइड कर देंगे, दोनों का जो भी रेंट है वो परसेंटेज के हिसाब से ले लेंगे और दोनों को अलग अलग छूट मिलेगी जो भी है। तो अगर आप 2 बंदे ओनर हो तो उस केस में आपको ज्यादा छूट मिल सकती है। तो दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ कि अगर आप लोन वापस भर रहे हो तो उस केस में भी आप कोई छूट ले सकते हो क्या? हाँ दोस्तों, अगर आप लोन वापस दे रहे हो तो उस केस में भी दोस्तों आपको एटीसी सेक्शन में छूट मिल जाएगी। एटीसी सेक्शन दोस्तों वही सेक्शन है जिसमें आप एलआईसी की छूट लेते हो या ट्यूशन फीस बच्चों की फीस छूट लेते हो। और अगर वो 1.5 लाख से कम है और आपके पास 1.5 लाख की लिमिट बची है और आप हाउस लोन वापस भर रहे हो दोस्तों, तो आप उस केस में हाउस लोन वापस भर रहे हो तो दोस्तों वो भी आप छूट ले सकते हो। पर इसमें मैक्सिमम दोस्तों डिडक्शन 1.5 लाख की आपको मिल जाएगी, कि वो डिडक्शन है अगर आप हाउस लोन वापस भर रहे हो, उस केस में भी आपको दोस्तों डिडक्शन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये तो होगी 80 की। अब आप बात करोगे जी मेरा इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, मेरा इंटरेस्ट तो 2 लाख से भी ज्यादा है, मैं 2 लाख से ज्यादा सेल्फ केयर में क्लेम नहीं कर सकता या 2 लाख से ज्यादा और इनकम सोर्स में क्लेम नहीं कर सकता, तो क्या ऐसा भी कोई सेक्शन है जो आपको 2 लाख से भी ज्यादा छूट दिवा सकता है दोस्तों? हाँ दोस्तों, वो एक और सेक्शन है 80EE ए, जो गवर्नमेंट ने नया सेक्शन लाया है। 80EE ए गवर्नमेंट ने नया सेक्शन लाया है कि अगर कोई भी आदमी 2019-20 में हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन लेता है और उसके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी नहीं है उस वक्त दोस्तों, एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, तो अगर वो लोन लेता है तो दोस्तों उस केस में आपको इंटरेस्ट की और छूट मिल जाएगी। जो छूट मैंने पहले बताई दोस्तों, उससे भी ज्यादा छूट आप उसमें ले सकते हो। पर उसमें कुछ शर्तें हैं। वो लोन आपको बैंक से लेना होता है या किसी हाउसेस फाइनेंस कंपनी से लेना है, जो कि इस केस में गवर्नमेंट में एप्लीकेबिलिटी है उसकी। अगर आप उनसे लोन लेते हो दोस्तों और आप उस पे ब्याज भर रहे हो, तो आप जो ऊपर मैंने लिमिट बताई उससे भी ज्यादा आप डिडक्शन ले सकते हो। और उसमें शर्त ये है कि उसकी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्टैम्प वैल्यू 45 लाख तो उसकी स्टैम्प वैल्यू होनी चाहिए। और उसका कारपेट एरिया जो टोटल कवर्ड एरिया है दोस्तों, वो 60 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। अगर आप बड़ी जगह रहते हो, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद में,
तो उसमें 60 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा उसकी जगह नहीं होनी चाहिए। और अगर आप छोटी-मोटी जगह रहते हो इन सिटीज़ के अलावा, तो दोस्तों 90 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा उसमें कोई भी डिडक्शन कोई भी यानी कि एक कारपेट एरिया नहीं होना चाहिए। तो अगर आप उस पे इंटरेस्ट भर रहे हो तो 2 लाख से ऊपर जो भी आप इंटरेस्ट भर रहे हो, मतलब तो डबल डिडक्शन दोस्तों आप नहीं ले सकते। अगर आप उससे ज़्यादा भर रहे हो तो इस सेक्शन के अंदर आप आके उसमें छूट ले सकते हो। हाँ दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर आप 80C में कोई भी डिडक्शन ले रहे हो हाउस प्रॉपर्टी की, रीपेमेंट ऑफ हाउस लोन की, तो 5 साल तक वो घर आप बेच नहीं सकते। तो 5 साल तक दोस्तों उस घर को रखना, और उसके बाद चाहे आप बेचना चाहें, जो भी करना चाहिए रखना, और आप छूट लेना दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम में कैसे आप मैक्सिमम छूट ले सकते हो उसके बारे में बताया। अगर आपके पास कोई भी और भी क्वेरी है या कुछ और आपको इस बारे में पूछना है या कोई भी और तफ्तीश करनी है, तो आप नीचे दी गई लिंक पे जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं उसका जो भी जवाब होगा आपको ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।